कंप्यूटर ओके है ना। तो आज जो आपका टॉपिक है दैट इज योर विस्कोसिटी है ना। तो विस्कोसिटी वही है कि अभी तक तो जो फ्लूइड स्टैटिक्स डायनेमिक्स या सरफेस टेंशन भी हम डिस्कस कर रहे थे, वैसे तो सरफेस टेंशन में मोस्टली केस में इक्विलिब्रियम होता है, तो कोरिलेटिव मोशन होता ही नहीं है, तो फ्रिक्शन जैसी कोई चीज नहीं आएगी है ना। तो फ्लूइड के केस में जो फ्रिक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपकी विस्कोसिटी है ना। जैसे सॉलिड टू सॉलिड हम फ्रिक्शन की बात करते थे, फ्लूइड के लेयर्स के बीच में भी एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज ए विस्कोसिटी। तो सबसे पहले अगर मैं इफ आई डिफाइन द विस्कोसिटी, भाई विस्कोसिटी होती क्या है ना। तो विस्कोसिटी की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, विस्कोसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है ना, ड्यू टू विच राइट इट property of liquid due to which it tries to oppose है ना relative motion between its layer, relative motion between its layer है ना। ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी फ्रिक्शन का पर्पस वही होता है कि रिलेटिव मोशन को क्या करता है, वैसे कि आपका अपोज करता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड वो जिसकी वजह से अपने लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है लिक्विड, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका विस्कोसिटी है ना। तो विस्कोसिटी के अगर हम सिंपल से डिफाइन करें तो सपोज करो मैं यहाँ पे एक फ्लोर को ले लेता हूँ है ना, कि दिस इज ए फ्लोर और इस फ्लोर के ऊपर कोई विस्कस लिक्विड है ना, कि फ्लोर के ऊपर आपने क्या कर दिया, इस तरह से एक विस्कस लिक्विड की लेयर ले ली है ना। लाइक विस्कोसिटी को हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं कि बेसिकली हनी और वाटर में जो डिफरेंस है वो फ्लो का वो विस्कोसिटी की वजह से होगा, क्योंकि हनी जब भी किसी सरफेस में हम डालेंगे तो वो बहुत स्लोली फ्लो होता है और वाटर जो होता है वो इजिली फ्लो हो जाता है। तो हम इस सिंपल से बोलेंगे कि जो रिलेटिव मोशन को अपोजिशन जो है वो हनी के केस में जाता है ना, इसलिए हनी की विस्कोसिटी जो होगी वो वाटर से क्या होगी, इसलिए आपके ज्यादा होगी राइट। तो आपने यहाँ पे ले लिया कि एक कोई फ्लोर था और इसके ऊपर एक कोई फ्लूइड की लेयर आ गई, इस लेयर की जो विड्थ है वो डी है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स जो है ना आई रोडो में बहुत अच्छा दिया हुआ है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चन बड़े यूनिक है। इलास्टिसिटी तो मैंने बताया कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन जो आई रोडो में दिया हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स और कैपिलैरिटी का अलग से वो हीट के पोर्शन में आता है, वो हीट के बाद में दिया हुआ है, वो एक बार जरूर से आप सॉल्व करना है, मैं नंबर आज मार्क करवा दूंगा। तो आज की क्लास के बाद है ना, इस एक दो दिन जो आपके वीकेंड्स में टाइम होता है उसमें वो अटेम्प्ट करना आप जरूर से, तो उससे आपका ये सब चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी। जस्ट आपने बोला कि डी लेयर की एक लिक्विड है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई इस तरह से प्लैंक ले लेते हैं, इधर इज ए प्लैंक, इसके ऊपर आपने प्लेस कर दिया है ना, और इस प्लैंक को हम मूव करते हैं, कोई फोर्स एक्सर्ट करके इस प्लैंक को हम क्या करते हैं, इसलिए आपका मूव करते हैं। तो किसी स्टैंड में इस प्लैंक की वेलोसिटी सपोज यू होती है ना, तो होगा क्या एक्चुअली कि इसके कांटेक्ट में जो लेयर होगी फ्लूइड की उसकी वेलोसिटी भी यू हो जाएगी है ना, क्योंकि रिलेटिव मोशन अपोज करना है, तो जो प्लैंक की वेलोसिटी होगी वही इसकी हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे एक वेलोसिटी में ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगा है ना, और जो कांटेक्ट आपके फ्लोर में होगा इसकी जीरो वेलोसिटी हो जाएगी है ना। तो विस्कोसिटी की विस्कसिटी विस्कस लिक्विड है ना, अगर नॉन विस्कस होता तो ऐसा कोई मोशन होता ही नहीं, ये प्लैंक आगे चला जाता, फ्लूइड वहां पर रेस्ट पे रहता। लेकिन जो फ्लूइड विस्कोसिटी की वजह से अपने इस लिक्विड को अपने साथ ड्रैग कर रहा है, तो ये यू है तो ये भी यू होगा, धीरे धीरे एक वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा है ना। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का प्रोफाइल हम इस तरह से बना देंगे है ना, कि आपका क्या क्रिएट हो गया, बेसिकली आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। और वेलोसिटी ग्रेडियंट को जस्ट हम ये लिख सकते हैं कि इस केस में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट होगा है ना, उसको आप या तो लिख दो आपका डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई है ना, कि अगर किसी डेल्टा वाई हाइट में अगर डेल्टा वी से चेंज हो गया वेलोसिटी तो डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, इसलिए आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। या आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू फर्दर होगी इसकी वेलोसिटी जीरो है और जो प्लैंक के कांटेक्ट में लेयर उसकी वेलोसिटी यू है ना, तो जो चेंज इन वेलोसिटी हो गया वो यू माइनस जीरो हो गया, और कितने डिस्टेंस में हो गया, डी डिस्टेंस में। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आप u बाई डी लिखो या किसी भी दो सेगमेंट के लिख लो है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू क्या रहती है, इसलिए आपकी कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे एक वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट हो गया
डेल्टा वी बाई डेल्टा डी, राइट। यहाँ पे आ गया कि जो विस्कस फोर्स इस लेयर्स के बीच में लग रहा है ना, कि अगर मैं बात करूं बेसिकली आपके विस्कस फोर्स की, है ना, तो जो इसके लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स लग रहा है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, है ना। ये फ्रिक्शनल फोर्स से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि नॉर्मल जो सॉलिड फ्रिक्शन होता है वो एरिया से इंडिपेंडेंट होता है, तो विस्कस फोर्स डज डिपेंड्स ऑन द एरिया, है ना, कि विस्कस फोर्स इस प्लैंक के एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा। भाई जो आपने यहाँ पे प्लैंक लिया हुआ है, इसका आपका जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो क्या है, बेसिकली आपका वो अगर ज्यादा होगा तो विस्कस फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगा। एंड ऑल्सो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, है ना। और जैसे इन दोनों को कंबाइन करेंगे, एक आप यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दो, ईटा ए इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, है ना। तो जो ईटा होता है, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। ईटा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और डायरेक्शन के लिए एक माइनस साइन लगा सकते हैं, है ना, कि माइनस साइन का मतलब हो गया डायरेक्शन, जो विस्कस फोर्स होगा इट अपोजेस रिलेटिव मोशन, है ना, अपोजेस रिलेटिव मोशन, कोई भी फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और जो विस्कस फोर्स है ये भी रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, बेसिकली आपका अपोज करेगा, राइट। तो पहला फॉर्मूला इसमें ये होता है कि जो विस्कस फोर्स की वैल्यू होती है ईटा ए इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई होती है, डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। अब एक चीज आ गई कि एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ गया, जो कि लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि सरफेस टेंशन सरफेस की प्रॉपर्टी है, डेंसिटी प्रॉपर्टी है ना, उसका बल्क मॉडुलस लिक्विड की प्रॉपर्टी है ना, वैसे ये विस्कोसिटी भी एक उसकी प्रॉपर्टी है, तो डिफरेंट जो लिक्विड होंगे उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफरेंट होगी। तो जो मेन चीज है इसकी थोड़ी सी यूनिट पे ध्यान देना होता है, कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एसआई यूनिट होती है ना, क्योंकि इसमें वैसे तो सीजीएस यूनिट बहुत कम आती है, इसमें कई बार सीजीएस में देते हैं वो, तो जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है पॉइजले, है ना, कि इसकी अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो एसआई यूनिट होगी, है ना, दिस इज कॉल्ड एज ए पॉइजले, तो जो वन पॉइजले होता है ना, कि इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो आपकी पॉइजले हो जाएगी, और जो आपका यहाँ पे वन पॉइजले होगा ये इक्वल होता है 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर की, यहाँ से निकाल लेंगे, है ना, कि वन पॉइजले जो होगा वो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। ऐसे ही इसमें एक होता है वन पॉइज भी होता है, इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है ना, तो सीजीएस यूनिट को हम यहाँ पे बोलते हैं बेसिकली आपका वन पॉइज, तो पॉइजले इज द यूनिट, ऐसा यूनिट होती है, और जो पॉइज होती है वो सीजीएस यूनिट होती है, और ये हो जाएगा आपका न्यूटन की जगह पे डाइन आ जाएगा, है ना, सेकंड आ जाएगा, और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसलिए हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो वन पॉइजले होता है ना, जब कन्वर्ट करेंगे तो इक्वल टू 10 पॉइज आ जाएगा। तो आप ध्यान रखना, कई बार अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको पॉइज में दी हो ना, तो सॉल्व करने से पहले उसको एसआई में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि बाकी चीजें तो आप एसआई में लोगे, तो इसको भी एसआई में कन्वर्ट करना होता है। तो वन पॉइजले इक्वल टू जो होता है वो 10 पॉइज होता है ना। और मेनली जब भी इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, कि विस्कस फोर्स का ये वाला फॉर्मूला हम इसमें क्या करेंगे, बेसिकली आपने यूज करेंगे कि ईटा ए इंटू डेल्टा वी बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई आर, इसको आप लिख लो। This is the first page. ठीक है, ये आपका क्या, राइट। जैसे किस तरह से हम यूज करेंगे, बस वही आ गया कि आप देखो ना, मैकेनिक्स से आगे बस फोर्स ही तो बढ़ते जा रहे हैं, है ना, कि भाई फ्लूइड मैकेनिक्स तक, स्टैटिक डायनेमिक्स तक तो कोई नया फोर्स इंट्रोड्यूस होता ही नहीं था, वही फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस आ जाता था, है ना, वो बॉयंसी फोर्स वही चीज आ गई, वो तो न्यूटन्स लॉ से ही गाइड होता था। जैसे लिक्विड के सरफेस पे है तो सरफेस टेंशन आ गया, और अगर आप नॉन आइडियल लिक्विड ले रहे हो, विस्कस लिक्विड ले रहे हो, तो विस्कस फोर्स आ जाएगा। तो अब आपको जो भी चीज है वो कंसिडर करनी पड़ेगी बेसिकली आपके विस्कस फोर्स में,
है ना। तो जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जेई में आया भी था, तो उसको एज ए एग्जाम्पल अगर मैं ट्रीट करूँ ना, तो उससे काफी चीजें क्लियर होती हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, सपोज कोई इंक्लाइन प्लेन है ना, कि यहाँ पे सपोज आपका कोई इंक्लाइन प्लेन, आपको नहीं सॉल्व करना, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इंक्लाइन प्लेन है, इसका इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है ना, कि इंक्लाइन प्लेन का एंगल हम थीटा ले लेते हैं, है ना। और अब इस बात अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि अगर यहाँ पे सॉलिड फ्रिक्शन होगा तो किस तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। अब सॉलिड फ्रिक्शन की बजाय इसने बोला यहाँ पे एक थिन लेयर ऑफ लिक्विड आ गई, यहाँ पे एक थिन लेयर ऑफ लिक्विड आ गई, आपने कोई विस्कस लिक्विड यहाँ पे प्लेस कर दिया, है ना, कि यहाँ पे विस्कस लिक्विड आपने क्या किया, बेसिकली आपका प्लेस कर दिया, है ना। विस्कस लिक्विड आपने प्लेस कर दिया यहाँ पे, और ये जो आपकी थिकनेस है वो कितनी है, बेसिकली आपकी डी है, और ये जो लिक्विड है इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सपोज ईटा है, दिया हुआ है। ये जो लेयर है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, बेसिकली आपका ईटा है। और यहाँ पे आपने क्या किया ना, एक कोई ब्लॉक प्लेस कर दिया, है ना, कि इस तरह से एम मास का कोई ब्लॉक प्लेस किया, और एम मास का जो बेस है इसका एरिया दिया हुआ है, इज द एरिया ऑफ ब्लॉक, है ना, कि एरिया ऑफ द ब्लॉक भी आपको दिया हुआ है, राइट। और उसको मैंने रेस्ट से यहाँ पर रिलीज कर दिया, है ना। तो इसको इसमें मुझे ये निकालना है कि अगर आप टी इक्वल टू 0 पर रेस्ट से इसको रिलीज करोगे तो जैसे जैसे नीचे जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो किसी भी टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आपको ये निकालना है कि जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो किसी टी टाइम में कितनी वेलोसिटी ये गेन कर लेगा, है ना। तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन का पर्पस ये है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर टाइम टी, ब्लॉक आफ्टर टाइम टी, है ना, कि भाई टाइम टी के बाद इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मींस इनडायरेक्टली आपको ये बताना है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगी, है ना, कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो, ये आपको निकालना है। एंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर टाइम टी एंड इट्स टर्मिनल वैल्यू, एंड इज टर्मिनल वैल्यू, है ना, कि आपको निकालना होता है। क्योंकि जब भी आप देखो विस्कस फोर्स जो है ना, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होता है ना, जो एयर ड्रैग या एयर फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स होता है, इससे वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, है ना, ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है ना। क्योंकि नॉर्मल केस में जो सॉलिड फ्रिक्शन लेते हैं वो तो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, जो भी आप लेते हो म्यू एम जी वो कांस्टेंट रहता है, या एक स्टेज तक सेल्फ एडजस्टिंग होता है, लेकिन वो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होता है। लेकिन विस्कस फोर्स जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। तो वेलोसिटी डिपेंडेंट जब भी कोई फोर्स होगा ना, तो उसमें एक टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट आ जाएगा। तो आपको निकालना है किसी टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैं लिख दूंगा कि भाई सबसे पहले मैं निकालूंगा एक्सलेशन कितना होगा, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू हो जाएगा बेसिकली आपका नेट फोर्स बाय मास। तो इस केस में अब जब मैं नेट फोर्स लिखूंगा तो नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, एक तो एम जी साइन थीटा नीचे ऐड करेगा, वेट का कंपोनेंट, है ना, यहाँ पे एक आपका वेट का कंपोनेंट आ जाएगा, दैट इज योर एम जी साइन थीटा, प्लस एक अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स भी लगेगा, है ना, कि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन की तरफ एक विस्कस फोर्स लग जाएगा तो माइनस आ जाएगा, और विस्कस फोर्स जो हो जाएगा वो ईटा ए इंटू वी बाई डी हो जाएगा, कि भाई किसी इंस्टेंट में अगर इसकी वेलोसिटी वी है तो ये वाला लेयर तो रेस्ट पे है, तो डी में इसने वेलोसिटी वी गेन कर ली, है ना। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी बाई डी हो जाएगी, डिवाइड बाई मास एम। तो यहाँ से एक्सलेशन की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से एक्सलेशन जो हो गया वो कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल आ गई, इसकी वैल्यू आ गई बेसिकली आपकी ईटा ए बाई एम डी इंटू वी आ गया, मतलब एक्सलेशन जो है डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी हो गया, है ना। तो एक्सलेशन अगर वेरिएबल है तो अगर कोई फिर इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स हम यूज नहीं कर सकते, इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, कि एक्सलेशन डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर। एक ही जगह पे सिंपल सा है कि एक ही जगह पे हम पुट कर देंगे डी बाई डी टी और इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो डी बाई डी टी लिख के इस चीज पूरे चीज को आप इंटीग्रेट कर दोगे, है ना, ईटा ए बाई एम डी आ गया इंटू आपका वी आ गया, है ना। तो यहाँ से जब आप ये निकालोगे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जस्ट डीवी बाई आपका ये हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस ईटा ए बाई एम डी, है ना, इंटू वी इक्वल टू आपका डी टी आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे कि अगर वेलोसिटी टी टाइम पे निकालना है तो टाइम जीरो पे वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी, किसी टी टाइम में आपको वेलोसिटी निकालना है ना। तो ये इसकी कैलकुलेशन फर्दर आपकी आरसी सर्किट जैसी हो जाएगी, पहले लॉग में आंसर आ जाएगा, लॉग को आप किसमें कन्वर्ट कर दोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, मतलब वेलोसिटी जो इसमें वेरी करेगी वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी,
है ना, कि वेलोसिटी जो वेरी करेगी वो कैसे इंक्रीज होगी, बेसिकली आपके एक्सपोनेंशियली, है ना, कि इसको अगर मैं सारे लिमिट्स वगैरह पुट करूं तो ये आपका यही तो आ जाएगा, ln ऑफ है ना जी साइन थीटा माइनस ईटा ए बाई एम डी इंटू वी, बाई आपका जी साइन थीटा आ गया, इक्वल टू आपका आ गया बेसिकली आपका माइनस ईटा ए टी बाई एम डी, है ना, जब इंटीग्रेट करेंगे तो बाहर भी आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से आपका लॉग में आ गया, लॉग को हम एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देंगे, तो जैसे आप लॉग को एक्सपोनेंशियल में चेंज करोगे आपके पास ये चीज आ जाएगी इस तरह से, कि फाइनल जो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, अगर मैं इस पूरे चीज को इंटीग्रेट करके लिखना चाहूं तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपका ये आ जाएगा, दैट इज द एम जी डी साइन थीटा डिवाइड बाई ईटा ए, है ना, एम जी डी साइन थीटा बाई ईटा ए आ गया, इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ईटा ए बाई एम डी इंटू टी, है ना, तो ये आपका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, है ना। कि नॉर्मल केस में तो सिंपल क्वेश्चन होता था, सिंपल क्वेश्चन ये होता था कि अगर फ्रिक्शन लेस है तब तो जी साइन थीटा लगता था, अगर फ्रिक्शन है तो पीछे एक म्यू एम जी कॉस थीटा भी लग जाता था, है ना। लेकिन इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट, तो थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो गया, किसी भी टी टाइम में इसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी। तो अगर मैं v का t के साथ यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, है ना, कि वेलोसिटी का अगर मैं टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग हो जाएगा, दिस इज द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ये ग्राफ आपका इस तरह से हो जाएगा कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, और जब भी कोई चीज एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो टर्मिनल वैल्यू को तो गेन करेगा ही, है ना, और वो टर्मिनल वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूँ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम व्हेन t टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा अल्टीमेटली सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, तो जब फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे तो उसके बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोल लेंगे, है ना। तो वो टर्मिनल वेलोसिटी या तो फोर्सेस बैलेंस करके आप निकाल लोगे या इसी में t की टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लो, तो जो इस केस में टर्मिनल वैल्यू उसकी आ जाएगी वो आपकी एम जी डी साइन थीटा बाई आपका ईटा ही आ जाएगा, है ना। तो ये आपकी इसकी आपकी जो वैल्यूज होंगी ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, जो ये टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, है ना, कि टर्मिनल वेलोसिटी इसकी इतनी हो जाएगी वीटी, है ना। तो एम जी साइन थीटा बाई एम ए आ गया, मतलब ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ, और अल्टीमेटली आफ्टर लॉन्ग टाइम इट विल गेन सम टर्मिनल वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे वीटी आ जाएगा, और वीटी की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, है ना? तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है कि भाई एक फोर्स एक्स्ट्रा आ गया, अब वो फोर्स विस्कोसिटी वाला फोर्स हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम है जिस तरह से आपका फ्लो होता है ना। तो लिख लो बस। सर हाँ बताओ। सर प्रीवियस 2 पेजेस भी दिखा दो सर। अभी दिखा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ, वेट करो, पहले आप इसको लिख लो, लिख ली। दिस द सेकंड पेज है, एक पेज में तो जस्ट मैंने वही एक्सप्लेन किया था जो जो कौन वाले क्वेश्चन में डाउट था आपको, हाँ है ना, वो द फर्स्ट पेज जो yes. पेज था। जैसे ओके मैंने से बता दिया था कि प्रेशर से भी ये निकाल सकते हैं कैपिलराइजेशन, तो उसमें कोन हो या वर्टिकल सिलेंडर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर आपका ये फर्स्ट पेज आ गया, मेन फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी, ये कन्वर्जन ध्यान रखना है, इस कन्वर्जन की वजह से क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। ये आपका आ गया, इसके बाद ये आ गया, तो सेकंड पेज, राइट। अब हम आ जाते हैं जो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको इसमें जाननी पड़ती है विस्कोसिटी में, दैट इज नोन एज ए, सबसे पहले आपका एक हम पढ़ते हैं नंबर, दैट इज कॉल्ड एज ए रेनॉल्ड्स नंबर। ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, कभी कभार थ्योरी का कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया, अदरवाइज उतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है।
तो इसमें जो एक्स्ट्रा चीज इस फॉर्मूले के अलावा जो जो आप जानते हो, पहली जो चीज हम पढ़ते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर है ना, रेनॉल्ड्स नंबर जो है ना यूज होता है नेचर ऑफ फ्लो को डिसाइड करता है ना, कि रेनॉल्ड्स नंबर जो है इसका जो मेन पर्पस है इज प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ फ्लो, है ना, कि नेचर ऑफ फ्लो किसी भी पाइप में कैसा होगा, है ना। रेनॉल्ड्स नंबर डिसाइड्स नेचर ऑफ फ्लो, नेचर ऑफ फ्लो, है ना। एक्चुअली में जो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला ही लिखते हैं हम इसमें, कि जो रेनॉल्ड्स नंबर आर ई होती है ना, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी रो वी डी बाई ईटा, रो वी डी बाई ईटा, है ना। तो जो इसमें कोई भी अगर पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है ना, किस तरह से पाइप में अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो कुछ फ्लो की वेलोसिटी होगी, तो फ्लो की वेलोसिटी अगर v है, इसमें अगर लिक्विड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है और इसकी अगर डायमीटर d है ना, डेंसिटी रो है ना, तो हम इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ना एक नंबर आ जाएगा डायमेंशनलेस, उसी को हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। तो अगर ये वैल्यूज पुट करने के बाद अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू इफ इट इज लेस देन 1000, है ना, तो इसका मतलब होता है फ्लो इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, है ना। तो ये आपका रो वी डी बाई ईटा हो गया, और अगर ये 1000 से कम है तो ये फ्लो कैसा होगा, बेसिकली आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 2000 से ज्यादा होगी तो ये आपका टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, है ना। तो अगर 1000 से कम होगा तो स्ट्रीमलाइन होगा, और अगर 2000 से ज्यादा होगा तो फ्लो का नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिकली आपका टर्बुलेंट, है ना। तो जस्ट ये चीज जानना होती है। एक तो आपका रेनॉल्ड्स नंबर आ गया, क्योंकि कभी कोई थ्योरेटिकल चीज आती है तो कर सकते हैं इसमें। सेकंड जो चीज आ गई दैट इज स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। तो स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी वही चीज है कि जैसे ये तो जनरल फॉर्मूला है ना, किस तरह से ब्लॉक वगैरह अगर मूव कर रहा है तो इतनी कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लगेगी। उसी जनरल फॉर्मूला के स्पेसिफिक फॉर्म होता है कि जब किसी इस तरह से कोई विस्कस लिक्विड है, और विस्कस लिक्विड में अगर किसी स्फीयर को मैं सबमर्ज कर दूं, है ना, कि विस्कस स्फीयर में अगर कोई स्फीयर है इस तरह से सॉलिड स्फीयर, यहाँ पे कोई सॉलिड स्फीयर आ गया, है ना, कि सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर है ना। तो जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अगर ये विस्कस लिक्विड है ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा और इसकी डेंसिटी सपोज सिग्मा है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है और इसकी डेंसिटी कितनी है, बेसिकली आपकी सिग्मा है, या इसकी रो ले लो, यूजुअली हम लिक्विड की रो ही लेते हैं, है ना। तो इसकी हम डेंसिटी ले लेते हैं बेसिकली आपकी सपोज रो, और ये जो सॉलिड स्फीयर है इसकी डेंसिटी सपोज आप सिग्मा ले लो, है ना। तो जब मैं इसका किसी इंस्टेंट में अगर इसकी वेलोसिटी इसने v को गेन कर ली, कि आपने रेस्ट से इसको छोड़ा था, किसी इंस्टेंट में अगर v वेलोसिटी गेन कर ली तो अब इसमें 3 फोर्सेस लग जाएंगे। एक तो आपका फोर्स लग जाएगा आपका mg, दूसरा इसके ऊपर लग जाएगा बेसिकली आपका बॉइंट फोर्स, और तीसरा एक अब विस्कस लिक्विड है ना, अब तक तो हम स्टैटिक्स डायनामिक्स में नॉन विस्कस लिक्विड आइडियल फ्लूइड लेते थे, तो अब इसमें एक और फोर्स लग जाएगा, दैट फोर्स इज अपोजिट टू द वेलोसिटी, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ए विस्कस फोर्स, है ना। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो विस्कस फोर्स होता है ये भी वेलोसिटी डिपेंडेंट होगा ऑफ कोर्स, और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी 6 पाई ईटा आरवी होती है ना, कि भाई विस्कस फोर्स की जो वैल्यू स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग आएगी वो कितनी हो जाएगी, इसलिए आपकी 6 पाई ईटा इंटू आरवी, तो ये भी वेलोसिटी डिपेंडेंट है ना। तो क्या होगा कि भाई जैसे जैसे v बढ़ेगी, ये स्टार्टिंग में क्या होगा कि स्टार्टिंग में ये पूरी चीज एक्सलेट होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मैं इस स्टेज की अगर जैसे बात कर रहा हूँ तो mg की वैल्यू सपोज f प्लस एफ बी से ज्यादा है ना, कि भाई विस्कस फोर्स भी और दोनों को कंबाइन होके भी mg ज्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा ना ये विस्कस फोर्स इंक्रीज होगा, तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, तो जब फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे तो भाई लॉन्ग टाइम के बाद इट विल गेन सम टर्मिनल वैल्यू, है ना, इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, और वो वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। तो अगर मैं टर्मिनल वेलोसिटी इस केस में निकालूं तो मैं निकाल सकता हूँ सारे फोर्सेस को बैलेंस करके, तो जब फोर्सेस को मैं बैलेंस करूंगा तो जब टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगा तो mg इज इक्वल टू आपका विस्कस फोर्स प्लस बॉयंसी फोर्स हो जाएगा,
है ना, बस वैल्यूज आप पुट कर दो। है ना, ये आपका आ गया टर्मिनल, और बॉयंसी फोर्स आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा। है ना, कि भाई इस तरह से हम वेट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सिग्मा इनटू वॉल्यूम, विस्कस फोर्स आपका आ गया, और यहाँ पे आपका बॉयंसी फोर्स आ गया, एंड बॉयंसी फोर्स की वैल्यू जो हो जाएगी ये आपकी आ जाएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी का यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज द 2/9 आर स्क्वायर जी, है ना, और आपका सिग्मा माइनस रो हो जाएगा बाई ईटा आपका आ जाएगा। है ना, तो वही चीज थी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जैसे जैसे स्फीयर आता जाएगा तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी, तो किसी इंस्टेंट में हम टर्मिनल वेलोसिटी निकाल भी सकते थे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, लेकिन चूंकि सेम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं तो उसका कोई मैटर नहीं है, तो जस्ट मैंने इसमें टर्मिनल वेलोसिटी निकाली। जब टर्मिनल वेलोसिटी होगी तो सारे फोर्सेस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, और उसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव करेगा। राइट, इसको आप लिख लो। ठीक है, तो ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी आ गया। तो स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, तो पहली चीज तो रेनॉल्ड्स नंबर आ गया, दूसरा स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, तीसरा भी एक थ्योरेटिकल चीज आपको जाननी होती है, दैट इज द फ्लो ऑफ लिक्विड, विस्कस लिक्विड थ्रू ए पाइप। है ना, कि जो थर्ड चीज आप थ्योरेटिकली इसमें जानते हो, दैट इज द फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड थ्रू ए पाइप, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड, है ना, थ्रू ए पाइप। है ना, कि भाई किसी भी पाइप के थ्रू जब विस्कस लिक्विड फ्लो होगा, तो जैसे नॉन विस्कस लिक्विड में तो हम जानते हैं कि अगर कोई नॉन विस्कस लिक्विड होगा ना, तो उसका जो रेट ऑफ फ्लो होता है ना, कि अगर यहाँ पे मैं ऐसा ले लूँ, ये तो विस्कस लिक्विड मैंने लिया है, अगर मैं यहाँ पे कोई नॉन विस्कस लिक्विड ले लूँ, नॉन विस्कस लिक्विड, है ना, तो नॉन विस्कस लिक्विड जब किसी पाइप के थ्रू फ्लो होगा इस तरह से, कि अगर ये पाइप के थ्रू ऐसे फ्लो हो रहा है, कि कोई भी पाइप आप ले लो ऐसे, है ना, इससे अगर नॉन विस्कस लिक्विड अगर कोई फ्लो होगा, तो एरिया एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। है ना, कि भाई इसी को हम कंटिन्यूटी थ्योरम बोलते हैं, कि अगर इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो कहीं भी ले लें, इसका जो फ्लो रेट होगा, है ना, एक तो हर, अगर इस तरह से नॉन विस्कस लिक्विड है तो कहीं भी ले लें फ्लो की वेलोसिटी सेम ही रहेगी। है ना, किसी भी पोर्शन में फ्लो की वेलोसिटी, पूरे पाइप के क्रॉस सेक्शन में फ्लो की वेलोसिटी सेम रहेगी, और अगर फ्लो की क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी सेम रहेगी हर क्रॉस सेक्शन में, तो अगर मैं रेट ऑफ फ्लो लिखूं, भाई रेट ऑफ लिक्विड फ्लो कितना हो जाएगा, है ना, तो उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा एरिया एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। है ना, और एरिया एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होगा वो फ्लो रेट हो जाएगा, है ना, इतने मीटर क्यूब पर सेकंड लिक्विड फ्लो हो रहा है ना, क्योंकि पूरे क्रॉस सेक्शन में फ्लो की वेलोसिटी क्या है, बेसिकली इसमें सेम रहती है नॉन विस्कस लिक्विड में। लेकिन यही चीज जब कोई विस्कस लिक्विड फ्लो होगा तो थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती है, तो थोड़ा सा मैं इनलार्ज करके इसको बनाता हूँ, कि जब कोई विस्कस लिक्विड इस तरह से फ्लो होगा, है ना, कि अगर कोई विस्कस लिक्विड इस तरह से फ्लो होगा, तो जो नेचर ऑफ द फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका चेंज हो जाएगा। है ना, लाइक दैट, ये आपका ऐसा, है ना, कि भाई ये आपका बीच में आपका क्रॉस सेक्शन आ गया, सेंट्रल लाइन आ गई, और इसमें जो फ्लो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, है ना, कि इसमें क्या क्रिएट हो जाएगा, इसलिए आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, कि सेंटर में जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होती है ना, और जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो पाइप के कांटेक्ट में लिक्विड होगा वो तो रेस्ट पे रहेगा, तो यहाँ पे एक वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, है ना, कि इस तरह से वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और जो ये कांटेक्ट में होगा वो जीरो वेलोसिटी पे होगा, इसमें भी ऐसे ही है,
कि धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होगी विस्कस लिक्विड की वजह से, और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो इसका एक प्रोफाइल बन जाएगा ऐसे, है ना, कि जो वेलोसिटी का प्रोफाइल होगा, और ये वेलोसिटी का प्रोफाइल जो होता है वो पैराबोलिक होता है, कि जब फ्लो ऑफ लिक्विड किसी विस्कस लिक्विड पाइप में जब फ्लो होगा, तो जो प्रोफाइल होगा, है ना, वेलोसिटी प्रोफाइल जो होगा, वेलोसिटी प्रोफाइल, है ना, इस पैराबोलिक, है ना, कि इस केस में वेलोसिटी प्रोफाइल जो होगा दैट विल बी द पैराबोलिक, विल बी पैराबोलिक, है ना, वेलोसिटी वेलोसिटी पैराबोलिक हो जाएगी। और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम जानते हैं कि इस केस में जो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी सॉरी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस जो होगी, कि अगर मैं इसकी रेडियस कोई कैपिलर ले लूं, है ना, और यहां से, या रेडियस आप कोई कैपिलर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, यहां से किसी वाई हाइट पे, वाई डिस्टेंस पे सेंट्रल लाइन से अगर वेलोसिटी निकालना है कितना होगा, तो इस वेलोसिटी की वैल्यू आपकी हो जाएगी डेल्टा पी बाई, है ना, आपका 4 ईटा एल, 4 ईटा एल, है ना, इनटू आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका वाई स्क्वायर, है ना, इसको आप स्मॉल लो, ज़्यादा सही रहेगा, कैपिटल आर को। तो ये आपका स्मॉल आर हो गया, किसी भी वाइट पे आपको निकालना है ना, तो ये भी आपका इस तरह से हम स्मॉल आर ले सकते हैं। तो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखो वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक है, कि जो वेरी कर रहा है वेलोसिटी, वो जो वाई डिस्टेंस है उसके साथ पैराबोलिक फंक्शन से वेरी कर रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हालांकि ये एक ऑप्शनल चीज है ना, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप जो है ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कई बार इसमें कंप्रहेंशन आ जाता है, ये पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया और पैसेज दे दिया, है ना। तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, वेयर डेल्टा पी इज द प्रेशर डिफरेंस, इसके क्रॉस प्रेशर डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया बेसिकली आपका डेल्टा पी, और ये जो पाइप है इसकी लेंथ कितनी है बेसिकली आपकी एल है, मतलब एक प्रेशर ग्रेडियंट आ गया, है ना। तो डेल्टा पी को हम बोल सकते हैं बाई एल को बोल सकते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप में अगर नॉन विस्कस लिक्विड है तो वी डोंट रिक्वायर एनी प्रेशर ग्रेडियंट, अगर प्रेशर ग्रेडियंट नहीं भी हो तो भी लिक्विड फ्लो कर जाएगा, लेकिन अगर विस्कस लिक्विड है तो वी रिक्वायर प्रेशर ग्रेडियंट, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ लिक्विड फ्लो हो, और इस तरह से उसके क्रॉस सेक्शन में हर जगह वेलोसिटी वेरिएबल होगी, और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ जो आर होगा वो आपका ये आर है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और इसी को यूज करके अब हम फ्लो रेट निकाल लेंगे, है ना। अगर वेलोसिटी किसी वाई पे पता है तो अब आपको फ्लो रेट निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, पहले एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे उससे फ्लो रेट निकालेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। तो यहां से जब जो फ्लो रेट का फॉर्मूला आएगा, है ना, कभी किसी क्वेश्चंस में अगर वो डेरिवेशंस होगा तो भी आप कर लोगे, इससे जो फ्लो रेट का फॉर्मूला आता है उसी को हम बोलते हैं पॉइसलेस इक्वेशन, है ना, कि यहाँ पे फ्लो रेट का जो फॉर्मूला आता है वी कॉल इट एज ए पॉइसलेस इक्वेशन, इक्वेशन, है ना। तो जब भी पाइप के क्रॉस अगर प्रेशर ग्रेडियंट डेल्टा पी बाई एल है, इसकी कॉप्शन विस्कोसिटी ईटा है, तो इसी वेलोसिटी को यूज करके हम फ्लो रेट निकाल सकते हैं। तो जो फ्लो रेट इस केस में आता है ना, क्यू, दैट इज इक्वल टू बेसिकली आपका पाई डेल्टा पी स्मॉल आर टू द पावर 4/8 ईटा एल आ जाए, ऐसे से ड्राइव होता है। जैसे एरिया एंड वेलोसिटी प्रोडक्ट इसमें तो कांस्टेंट है, इसमें अगर वेरिएबल है तो किसी एक सर्कुलर हम स्ट्रिप ले लेंगे, पहले उस स्ट्रिप का फ्लो रेट निकालेंगे, उसको फिर जीरो से स्मॉलर तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो जीरो से स्मॉलर तक इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से पॉइसलेस इक्वेशंस आ जाएंगी, है ना, कि पॉइसलेस इक्वेशंस आ जाएंगी, पाई डेल्टा पी आर टू द पावर 4 क्या जाएगा इसलिए आपका 8 ईटा एल, है ना। तो एक बड़ी मतलब नेचर की एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज है कि मतलब नेचर हमेशा ना सिमेट्री पे चलती है ना, फिजिक्स का काम ही है चीजों को सिमेट्रिकल बनाना, है ना। तो नेचर की सिमेट्री में आप देखो कि चाहे फ्लो किसी लिक्विड का हो, चाहे फ्लो हीट का हो, चाहे फ्लो करंट का हो, सब में एनालॉजी होती है ना, सारे केस क्या होते हैं बेसिकली आपके सेम होते हैं, है ना, कि इन जनरल अगर मैं पहले इसको लिख लो फिर उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
ठीक है, ये आपका गैसेस है। तो यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा एनालॉजी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कई बार हम जो होता है ना कि एनालॉजी बिटवीन द लिक्विड, हीट एंड करंट फ्लो। सर हाँ बताओ। सर जो हम लोग का इक्वेशन आया है वो पिछले बार में v इक्वल टू, ये आया मतलब आया कैसे हम लोग का ये? ये वाला, हाँ मतलब ये आया कैसे v इक्वल टू हाँ इसका डेल्टा p बाय? डेरिवेशन होता है बेटा, इसका डेरिवेशन है इसका, लेकिन अभी रिलेवेंट नहीं है। किसी क्वेश्चंस में आएगा तो आई विल एक्सप्लेन। अच्छा ठीक है। वो आ जाएगा, वो तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे हम। क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में आता है कई बार, तो आई विल एक्सप्लेन। अभी तो फिलहाल इसको आप लिख लो, इससे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। ये भी आ जाएगा आपका वेलोसिटी प्रोफाइल, हाँ वो बता दूंगा बस। तो ये आपका गैस वैसे, तो ये आपने कर लिया। अब हम आ जाते हैं, दैट इज द एनालॉजी बिटवीन चार्ज फ्लो, ये जो चार्ज फ्लो होता है, हीट फ्लो, है ना, एंड बेसिकली आपका लिक्विड फ्लो। ये सारे एनालॉजिकल होते हैं, है ना। तो इसमें एनालॉजी जो होती है, इसके आर्गुमेंट को अगर हम देखें तो सिंपल सा हम बोलेंगे कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, है ना, कि इफ आई टॉक अबाउट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, जिसको कि हम सिंपल करंट लिख सकते हैं। करंट की वैल्यू होती है डेल्टा वी बाई आर, है ना। डेल्टा वी हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और आर जो हो जाएगा वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना। कि डेल्टा वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और आर क्या हो गया, बेसिकली आपका रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो एल बाई सिग्मा ए होती है ना, कि एल बाई सिग्मा ए, एल लेंथ, सिग्मा आपका कंडक्टिविटी, और ए क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हम ऐसे निकाल सकते हैं। सेम वे अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, भाई किसी भी पाई रॉड या किसी वायर के क्रॉस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, तो इसको भी अगर मैं करंट के टर्म्स लिखना चाहूँ तो वोल्टेज डिफरेंस की जगह पे यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा एंड रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना। कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो हो जाएगा वो हीट करंट हो जाएगा, और हीट करंट की वैल्यू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगी। बस रेजिस्टेंस में थोड़ा सा टर्म चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका आ जाएगा एल बाई के ए, है ना। और केस में जो होता है दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी, के जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। वैसे ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपने ले लिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ले लिया। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड, है ना। अगर मैं उसको बोलता हूँ लिक्विड करंट है, तो ये प्रेशर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना। कि भाई प्रेशर डिफरेंस बाय क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसके लिए हम वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अभी जो आपने क्यू का फॉर्मूला यूज किया है, पाई डेल्टा पी आर टू द पावर 4/8 है ना। इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा। भाई प्रेशर डिफरेंस ऊपर आ गया, बाकी सारे टर्म हम नीचे ले आते हैं, बीटा एल बाई पाई आर की पावर 4, है। तो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट टर्म यहाँ पे जो होगा वो ये वाला आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख लें तो 8 ईटा एल बाई पाई आर टू द पावर 4 आ गया, है ना। मतलब ये तीनों को सर्किट हम बना सकते हैं कि जब भी आपके हीट के क्वेश्चंस आएंगे उसका भी सर्किट जैसा क्वेश्चन बन जाएगा, और जो लिक्विड फ्लो होगा इसका भी सर्किट जैसा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। और सर्किट क्वेश्चंस बना के किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि तीनों चीजें क्या होती हैं, इसलिए आपकी एनालॉजिकल होती है, राइट। जस्ट एक एनालॉजी आर्गुमेंट था जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, है ना। बस तीनों केस में वो पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, रेसिस्टेंस की वैल्यू, रेसिस्टेंस की वैल्यू, रेसिस्टेंस की वैल्यू, है ना। तीनों केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया कि भाई दो जगह से ऐसे ऐसे लिक्विड फ्लो हो रहा है ऐसे, है ना, कि भाई इस तरह से वेरिएबल क्रॉस सेक्शंस के इस तरह से चले गए आपके, है ना। कि इस तरह से अगर पूछ रहा है कि भाई इस तरह से वेरिएबल क्रॉस सेक्शन के आपके लिक्विड है, यहाँ का प्रेशर सपोज इसने बोला है कि 100 पास्कल है, और यहाँ पर का इसने बोला है बेसिकली सपोज 10 पास्कल है। कहीं भी पूछ सकता है कि इस जगह पे प्रेशर क्या होगा, है ना। तो एकदम आसान चीज है कि आप इन तीनों को रेजिस्टेंस बना लो। ये तीन रेजिस्टेंस आ गए, यहाँ का आपका 100 पास्कल आ गया, यहाँ पे आपका 10 पास्कल आ गया, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल लोगे इस फॉर्मूले से,
K थीटा L बाई पाई आर फोर्स है, रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, R1 R2 R3 आगे, है ना। तो आपको पता है कि टोटल करंट आ जाएगी कितनी होगी, यहाँ से जो करंट की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी एक्जैक्टली आपकी 100 माइनस 10 बाई आपका तीनों सीरीज में प्लस R3 आगे, है ना। और एक बार अगर मुझे निकालना है कि इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, तो वही 100 यहाँ पे था, करंट के अलॉन्ग ड्रॉप होता है, यहाँ पे करंट के अलॉन्ग माइनस IR1 ड्रॉप हो गया, यहाँ का प्रेशर आ गया इस जगह, है ना। तो सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट करके, चाहे वो हीट के क्वेश्चन हो चाहे आपका लिक्विड का क्वेश्चन, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आर्गुमेंट जानना होता है। सर वो पिछला पेज दिखा ना। अभी दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, पहले पे इसको लिख लो। है ना, ये आपका गया इस तरह से, ठीक है ना। सर एक मिनट। हाँ सर। है ना, ये आपका गया, दिस इज द लास्ट, नेक्स्ट। ठीक है, ये आपका कहता है, ठीक है। तो अब इसमें एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो भी आपने अपने पॉइजलर्स इक्वेशंस पढ़ा है ना। पॉइजलर्स इक्वेशंस के ऊपर, वैसे पॉइजलर्स इक्वेशंस जो है ना, बाद में रिमूव कर दिया था उन्होंने सिलेबस से, है ना, कि भाई ये जो फॉर्मूला था इसको बाद में जेई के सिलेबस से रिमूव किया था, लेकिन फिर भी कई बार वो उसमें कॉम्प्रहेंशन में पूछ लेते हैं, है ना, इसलिए मैंने इसको लिखा दिया आपको कि भाई ये थोड़ी सी चीज जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई खास। तो एक इसके ऊपर बड़ा अच्छा क्वेश्चन एरोडो में है, पॉइजलर्स इक्वेशंस के ऊपर, है ना। दैट्स जो मेन कंसेप्ट है, दैट इज द लाइफ टाइम ऑफ ए सोप बबल, है ना। एक हम यहाँ पे इसके ऊपर एक क्वेश्चंस पढ़ते हैं जिसमें कि सरफेस टेंशन और दोनों यूज होगा, दैट इज द लाइफ टाइम ऑफ ए सोप बबल, सोप बबल, है ना। तो वो क्वेश्चन मैं आपको शेयर करता हूँ, पहले आप उसको थोड़ा सा ट्राई कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ उससे, है ना। लाइफ टाइम ऑफ ए सोप बबल के ऊपर ये आपका क्वेश्चन है ना। वेट फॉर मी। सर आपने ये लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग किधर भेजी है? बेटा ये रिकॉर्डिंग जो है ना, आप मुझे मैसेज कर देना तो मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक इसका, ओके, है ना। आपका नंबर दे दो। नंबर मेरा जो, इससे मैंने वो उसमें करता हूँ जो लिंक जो ग्रुप में डालता हूँ जिस नंबर से, है ना, हाँ ठीक है सेम सर। नंबर पे, सेम नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दोगे ना, तो मैं क्वेश्चन या लिंक, अभी क्योंकि अभी मैंने ग्रुप नहीं बनाया हुआ है ना, इसलिए वो नहीं है। अदरवाइज ग्रुप का भी लिंक शेयर करूंगा, तो उसको आप कर लोगे तो उसमें मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग, लेकिन फिलहाल आप मुझे मैसेज कर देना तो उसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। वो क्वेश्चंस मुझे, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन को पढ़ो जरा सा, ये आपके एरोडो का 177 क्वेश्चन है ना, 2.177 एरोडो, इसको जरा सा पढ़ो, ये वो बढ़िया क्वेश्चन है। Find the lifetime of a soap bubble.
हाँ, चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको, है ना। देखो सर 2 मिनट। कोई नहीं, आप ट्राई कर लो। मतलब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जस्ट मुझे मतलब इसको थ्योरी का पार्ट ही आप इसको मानो। सर हाँ, आंसर ये है क्या, 2r⁴ ईटा l बाय अल्फा r⁴ स्मॉल वाला, ये मतलब सही जो है, बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर है आपका। जो लाइफ टाइम ऑफ द सोप बबल होगा उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, है ना। 2 ईटा हाँ कैपिटल r⁴ बाई, है ना, आपका अल्फा स्मॉल r की पावर, ये सही है ना। क्या अप्रोच थी आपकी इसमें सॉल्व करने की? सर, पहले प्रेशर इनसाइड बबल निकाला और हाँ, उससे हम लोग को डेल्टा पी पता चल गया कि 4α/r' होगा, जो उस समय बबल का रेडियस है। सही बात, सही बात, सही बात। और उसको हम लोग ने चेंज dq/dt लिख दिया, जैसे करंट को dq/dt लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल और सही है। उसको फिर dq और मतलब उस तरफ ले गए, और dt को हम लोग ने dx के टर्म्स में लिख दिया, मतलब dt को बबल dx के के चेंज terms। ऑफ रेट, और उसको इंटीग्रेट कर दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप, ठीक कर रहे हो, बिल्कुल सही। वही चीज, मेन चीज थी इसमें कि क्या होगा, जैसे इस स्टैंड में अगर यहाँ पे प्रेशर P0 है, तो अंदर में अगर इसकी रेडियस R है तो अंदर में इसका प्रेशर ज्यादा होता है, 40/कैपिटल। अगर इसकी रेडियस अभी R है तो स्टार्टिंग में, है ना, आपको पता है ये P0 + 40/R है, यहाँ का प्रेशर तो P0 होगा, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट आ जाएगा ना L लेंथ में। जब प्रेशर ग्रेडियंट आ जाएगा तो इसके अंदर की जो गैसेस होंगी वो बाहर की तरफ जाएंगी ऐसे। तो जब बाहर की तरफ जाएंगे तो ये श्रिंक होने लगेगा, और श्रिंक होते होते इसने बोला भाई कितने टाइम के बाद पूरा श्रिंक हो जाएगा ये,
कोलैप्स कर जाएगा। वही तो टाइम पूछा हुआ इसने, वही स्नोबॉल की क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी लाइफ टाइम हो जाएगी, है ना। तो स्टार्टिंग में तो इसका रेडियस आर होगा, लेकिन जैसे जैसे आर वेरिएबल होगा ये प्रेशर डिफरेंस भी चेंज होता जाएगा। तो मैं ऐसा एज्यूम कर लूंगा कि भाई किसी इंस्टेंट में अगर मैंने इसे देखा तो उसकी उस इंस्टेंट में रेडियस सपोज एक्स थी, क्योंकि जो रेडियस है वेरिएबल है तो प्रेशर डिफरेंस भी वेरिएबल होगा। पाइप तो सेम ही लगा हुआ है इससे, कि जो नैरो कैपिलरी लगी हुई है वो आपकी सेम लगी हुई है ऐसे। तो उस इंस्टेंट में आपने ऐसा एज्यूम कर लिया कि इसकी ये जो रेडियस है वो एक्स है, हाँ। तो अगर ये रेडियस एक्स है, आपको होता है बाहर प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा, तो अब ये पी नॉट प्लस 40/x हो जाएगा, और बाहर में प्रेशर पी नॉट है। तो आपको बताया यहाँ से किस रेट से, जिस रेट से लिक्विड बाहर जाएगा उसी लिक्विड रेट से तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। पहले बड़ा था, जिस रेट से बाहर जाएगा उसी रेट से इसका वॉल्यूम क्या होगा, बेसिकली आपका डिक्रीज होगा, हाँ। तो धीरे धीरे तो जिस रेट से लिक्विड बाहर जाएगा उस रेट से वॉल्यूम बाहर जाएगा। तो हम यहाँ पे पॉइसलेज इक्वेशन लिख लेंगे, हाँ, कि रेट ऑफ फ्लो, तो जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम में तो होता है डी कैपिटल व्यू बाई डी टी, है ना। यहाँ पे जो रेट ऑफ फ्लो है दैट इज द, है ना, वॉल्यूम पर सेकेंड, और ये होता है पाई डेल्टा पी। डेल्टा पी की वैल्यू 40/x हो जाएगी इंटू r टू द पावर 4, पाइप की रेडियस स्मॉलर है, बाई ए थीटा है ना। तो आपने बोला भाई जिस रेट से यहाँ पे लिक्विड बाहर जाएगा वो डीवी बाई डी टी होता है, उसी रेट से तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो होता है वो आपका होता है 4/3πx3, है ना। तो यहाँ से अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना चाहूँ डीवी बाई डी टी, तो इसकी वैल्यू आपके जाएगी 4πx² इंटू, है ना, एक्स बाई डी टी। ये आपका जाएगा कि डीवी बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी 4πx² इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पुट कर दो आप, तो जैसे हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका जाएगा 4πx² इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू आपका आ गया पाई 40/x इंटू r की पावर 4/8 है ना। तो अल्टीमेटली जो टर्म्स कैंसिल होते हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये 4π कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ से आपका x³ आ जाएगा इनफैक्ट, है ना। तो यहाँ से dt की वैल्यू तो आपको निकालनी है, तो dt इधर ले गए हम, और यहाँ पे आपका आ गया 8θl, है ना, बाई t की जगह पे t लिख लो आप, t के टर्म्स में आंसर निकाल लो, t स्मॉल r की पावर 4, और यहाँ पे आपका आ जाएगा x³ इंटू dx, है ना, कि x³ इंटू क्या हो गया, इसलिए आपका dx आ गया, है ना, कि x³ इंटू क्या आ गया, dx आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आप देखो टाइम इक्वल टू 0 पे जो रेडियस थी वो कैपिटल आर थी, और धीरे धीरे रेडियस से कम होती जाएगी क्योंकि गैसेस से बाहर निकलते जाएंगी। तो आपको वो टाइम निकालना है जब रेडियस की वैल्यू 0 हो जाए, है ना, कि वो टाइम निकालना है जब रेडियस की वैल्यू क्या हो जाए, इसलिए आपकी 0 हो जाए, है ना। तो वो टाइम यहाँ से आ जाएगा आपका, इससे सॉल्व करोगे इंटीग्रेट करके, एक माइनस साइन भी आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, आप एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर देगा भाई, है ना। माइनस साइन लगाओगे तो अल्टीमेटली पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करके वो टाइम की वैल्यू आपकी आ गई, दैट इज 2θl r टू द पावर 4 बाई t स्मॉल r की पावर 4 आ गई। तो ये आपका लाइफ टाइम ऑफ द सोप बबल आ गया। देखो इसमें सरफेस टेंशन भी यूज हो गया और थोड़ी सी पॉइजनस इक्वेशंस भी यूज हो गई, विस्कस लिक्विड अगर पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है तो वो किस तरह से फ्लो होगा, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ टाइम ऑफ सोप बबल, है ना। तो एरोडोप करना है आपने, है ना, बिना मतलब एरोडोप के कुछ किए हुए मतलब एक अल्टीमेटली आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए करना होता है एक बार, है ना। तो मैंने कल भी क्वेश्चंस आपको लिखवाए थे, तो जो अगर मैं पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे देखूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एरोडोप के सॉल्व करने हैं, है ना, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। तो अभी बताता हूँ आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के जो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं ना, वो आपका एक तो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो आपका मैकेनिक, तो 1.3152, है ना, 1.339 तक करने हैं। इसमें आपका सरफेस टेंशन वाला विस्कोसिटी वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, है ना। लेकिन जो सरफेस टेंशन है कैपिलैरिटी है ना, वो इसकी थर्मोडायनेमिक्स में दी हुई है, वो आपका है 2.160, है ना, टू आपका 2.184। ये क्वेश्चन जो कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के करने हैं, है ना। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ऑफ एरोडोप।
तो एक बार इसको जरूर से आप अटेम्प्ट करना। मैं बहुत कम क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ आप उसको सॉल्व करो, एंड डाउट्स होगा तो पूछो उससे मेरे से, है ना। ये आपका देगा। तो दिस इज कॉल्ड एज ए लाइफ टाइम ऑफ ए सोप बबल, ये कर सकते हैं। तो ये जरूर से अटेम्प्ट करना आप, है ना। और डाउट्स ग्रुप फॉर्म कर देंगे तो उससे पूछ भी सकते हो आप। ये आपका केस ओके, है ना। नाउ द क्वेश्चन सेशन। तो अब मैं क्या करूंगा, सरफेस टेंशन विस्कोसिटी के कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे। तो वन बाय वन आई विल रिफ्लेक्ट द क्वेश्चंस, है ना। तो उसको आप अटेम्प्ट करो, है ना। अपनी आप ही सारी चीजें आपको आती जाएंगी। पहले विस्कोसिटी के ही कर लेते हैं, फिर सरफेस टेंशन पे आते हैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, उदय एंड हर्ष, योर आंसर इज करेक्ट, सही बता रहा हूँ। भूमिशा, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ श्रेया, योर आंसर इज करेक्ट, है ना। सही है ना, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें तो ये है कि जैसे प्लैंक आपका लिक्विड के ऊपर बेस्ड है ना, कि कोई प्लैंक अगर आप इस तरह से, है ना, लार्ज सरफेस एरिया के बीच में प्रेजेंट है, एक लार्ज है एक स्मॉल है, तो लार्ज का मतलब हो जाएगा वो रेस्ट पे रहेगा और स्मॉल मूव करेगा। तो स्मॉल को अगर मूव करना है तो कांस्टेंट स्पीड से, तो इसके ऊपर जो हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही होगा जो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, है ना। और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, ईटा ए इंटू वी बाई डी होता है ना। तो ईटा आपको दिए हुआ है ना, 0.07, है ना। ऐसा यूनिट में ही है। एरिया आपको स्मॉल सरफेस एरिया आपको 0.1 दिए हुआ है। वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 माइनस 0 हो जाएगा बाई डी, डिस्टेंस थिकनेस 1 मिलीमीटर है, 10⁻³ आ गया, है ना। तो इससे आपका आ गया कि जो आपका विस्कस फोर्स लगेगा वो 7 न्यूटन होगा। तो अगर इसको 1 मीटर पर सेकंड से मूव करना है तो आप 7 न्यूटन फोर्स ही यहाँ पे लगाओगे, कितना विस्कस फोर्स लग रहा है ना? तो 7 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसमें 7 न्यूटन जो होगा वो आपका सही होगा।
ये हम कर सकते हैं इस तरह से, है ना। तो ये आपका 7 8 ये थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ, उदय बादल आपका अब आंसर सही है आपका। अर्पित आपका भी आंसर सही है। हाँ, भूमिशा आंसर इज करेक्ट। सही है, ये भी आसान का क्वेश्चन है कि भाई जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है ना, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि स्फीयर की टर्मिनल वेलोसिटी आपकी होती है 2/9 r²g, है ना, इंटू सिग्मा माइनस रो बाई ईटा, है ना। तो बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर, है ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो होगी वो रेडियस स्क्वायर की क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो हम जस्ट लिख सकते हैं v1/v2 जो होगा वो r1/r2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो v1 तो आपको दिए हुआ है कि स्मॉलर ड्रॉप की जो टर्मिनल वेलोसिटी 1.2 है, v2 निकालना है ना। और r1 की r1 स्क्वायर, है ना। यहाँ पे r1 का r स्क्वायर ले लो। अब r2 निकालना पड़ेगा जब ये कॉइलस होंगे 64, तो उसका वॉल्यूम कंजर्व करके, तो 64 इंटू 4/3 पाई r1 क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, बड़ा जब ड्रॉप बनेगा तो 4/3 पाई r2 क्यूब। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो गया, r2 की वैल्यू आपकी आ गई, तो r2 की वैल्यू 4 ऑफ टाइम्स ऑफ r1 आ गई, तो ये आपका 4, है ना। ये आपने r1 स्क्वायर ले लिया, ये 4r1 स्क्वायर आ गया, है ना। बस सॉल्व हो गया। तो यहाँ से v2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपका 16 टाइम ऑफ 1.5 आ जाएगा, मीन्स ये 24 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना। तो रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम कंजर्व करके हम रेडियस को रिलेट कर देंगे। जब फाइनल बिग ड्रॉप बनेगा तो उसकी बेसिकली आपकी रेडियस क्या हो जाएगी, उस तरह से हम कर सकते हैं, है ना, कि फाइनल जो ड्रॉप बनेगा इसकी रेडियस क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आपका सी ऑप्शन होगा करेक्ट, है ना, किसी ऑप्शन सही होगा इसका।
हाँ, भूमिशा एंड उदय गुप्ता, योर आंसर इज करेक्ट, सही बता रहे हो। अर्पित सही आपका आंसर, ठीक है ना, सही आंसर है। ठीक आंसर है, 20.4 आपका करेक्ट आंसर है इसका, कि हाइट की वैल्यू जो होगी वो 20.4 मीटर होगी, या 20 मीटर भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली आप। कुछ नहीं है कि जब ये टच करेगा, है ना, हाइट ऐसे करेंगे तो जैसे वो वाटर को टच करके अंदर जाएगा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब ये वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी। हाइट पे जो ये वेलोसिटी √2gh गेन करता है ना, एच हाइट ड्रॉप होने में, फ्री फॉल में, यही वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। दिस विल बी इक्वल टू 299 r स्क्वायर g इंटू सिग्मा माइनस रो, है ना, फाइट है, बस वैल्यूज पुट कर दो, एच की वैल्यू आ जाएगी। भाई एच हार्ट फ्री फॉल होने में इतनी वेलोसिटी गेन कर लेगा, अगर वो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब जैसे वो एंटर करता है वो टर्मिनल हो जाती है, वही वेलोसिटी टर्मिनल होगी, वो टर्मिनल के इक्वल हो जाएगी। तो सारी वैल्यूज पुट करोगे तो एच की वैल्यू आपकी 20.4 मीटर आ जाएगी, करेक्ट आंसर, उसी टाइम कर सकते हैं ऐसे, है ना। स्फेरिकल बॉल है तो टर्मिनल वेलोसिटी का हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपका इसको वैल्यूज पुट करके आ जाएगा।
हाँ, उधर थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है, 2 के फैक्टर का चेंज आ रहा है, देखो जरा सा सॉल्व करो। अरे आपका भी वही आ रहा है हर्ष, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, लेकिन मेरे आंसर से मैच नहीं कर रहा आपका आंसर। हाँ, मैं समझ गया कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो इसमें चेक करता हूँ, मेरा भी मैंने आंसर सही देखा नहीं है क्या? तो ठीक है। अच्छा अर्पित, आपका भी वही आंसर आ रहा है, मतलब देख लेता हूँ मैं फिर आंसर यार, है ना, क्योंकि तीनों का सेम आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चेक कर लेते हैं। यही आएगा ना, क्योंकि ये आएगा। वो हम्म, देख लेते हैं। देखो मतलब क्या अप्रोच आपने इसमें इसमें यूज किया आपने? वो dv by dx निकाला और उसको जो इक्वेशन होता है फोर्स वाले में उसमें डाल दिया। वो थोड़ा हाँ लगाना सही है, डी बाई v डी तो एक्स दिया हुआ निकाल है ना के। हम लोग को v और का सही बात, एरिया सही बात, 2 सही। पाई आर एल होगा हाँ हाँ सही है, सही है, और ठीक। उसका जो छोटा यही होगा आंसर, वो आर के सही बराबर हो जाएगा। सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही है बोल रहे हो कि भाई इसमें जो आपका विस्कस फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ईटा ए इंटू dv by d। आप डीवी बाई, वही डी आर हो जाएगा, हाँ है ना, कि डीवी बाई क्या निकाल लेंगे, जैसे कि आपका डी आर निकाल लेंगे। तो जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा वो ईटा ले लेंगे हम इसमें। ईटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ईटा तो कांस्टेंट है ही, थीटा ही है, है ना। एरिया जो होगा वो 2 पाई 2 आर पाई एल r है। 2 पाई आर एल हो जाएगा, एंड डी बाई डी आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे आप। बी नॉट डी बाई डी आर आर निकालोगे तो आपका हाँ 2 आ रहा है, बाय आर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर 2 v नॉट बाय है ना, बी नॉट। r। है ना, ये आपका आ जाएगा। हाँ तो r आएगा, r स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि वो कट जाता है ना। हाँ वो बाद में अच्छा वैल्यूज पुट बाद में करेंगे, कटता है ना। तो बाद में कटेगा ना, अभी तो मैंने क्या निकाला है, फंक्शन निकाल लिया है। तो ऊपर एक v नॉट भी एक होगा, बी नॉट 2 भी v आएगा नॉट फिर। r वी बाय नोट r। भी आ जाएगा, वी नोट आ जाएगा, सही है ना। हाँ हाँ हमने इस चीज को डी बाई डी आर निकाल लिया, डिफरेंशिएट करके, तो ये आ गया आपका इस तरह से, है ना। अब इसमें आपको होता है कि ये तो किसी आर पे फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, तो इसने बोला पाइप के ऊपर कितना लगेगा, नहीं, तो आर इक्वल टू आर हो स्मॉल जाएगा। आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट कर देंगे, बिल्कुल सही है, स्मॉल आर की वैल्यू हम कैपिटल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट करेंगे तो यही आंसर है, बिल्कुल सही, 4 पाई ईटा एल वी नोट, है ना, इसी ऑप्शन में सही लिखा आपने, है ना, बेसिक फॉर्मूला यूज कर लिया, सही है, ठीक है, ये आपका आ गया, ये तो कर चुके हैं हम। चलो अब सरफेस टेंशन पे आते हैं, है ना, उस क्वेश्चन में भी क्वेश्चंस हैं अभी, लेकिन अभी पहले सरफेस टेंशन में देख लेता हूँ। हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये कर लिया था, नहीं ये वाला नहीं ये नहीं किया था। किया। हाँ और
मैं थोड़ा सा वाटर बीच में फंस गया है, उसकी बात कर रहा हूँ। हर सही है आपका आंसर। हाँ, उदय आपका सही है आपका आंसर। हम्म। हाँ सही आंसर है ना, आपने जो टिक किया है दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ फोर्स अप्रोच से, तो भाई फोर्स से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो फोर्स से करने की कोशिश करेंगे तो देखो कॉन्टैक्ट एंगल कुछ इसने मेंशन नहीं किया है, तो कॉन्टैक्ट एंगल हम 0 ले सकते हैं। हाँ, सम वाटर है, वाटर वर्ड यूज किया है, तो कॉन्टैक्ट एंगल हम क्या ले सकते हैं, इसलिए आपका 0। तो कॉन्टैक्ट एंगल 0 लेंगे ना, तो जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा एकदम वर्टिकल लग जाएगा ऐसे चारों तरफ से, है ना। कि इसमें वैसे तो एंगल पे लगता है, एंगल पे भी ले लो, और कॉन्टैक्ट एंगल बहुत छोटा है तो ऑलमोस्ट वर्टिकल ही हो जाएगा इसमें, है ना। तो ये आपका आ गया, और ये होगा कितना, आपको पता है, ये आपका हो जाएगा T × 2 पाई आर। यहाँ भी ऐसे लग जाएगा, ऊपर ही लगेगा। कई बार क्या होता है, नीचे उल्टा भी दिया होता है, इसमें ध्यान रखना। वो मिनिस्कस का शेप हाँ होगा, डिपेंड करेगा ये कितनी लेंथ है, तो कई बार उल्टा ही बन सकता है, कई बार फ्लैट भी बन सकता है ना। तो वो डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है कि भाई कितना वाटर यहाँ पे इंट्रैप्ड है। इस वाटर की क्वांटिटी के ऊपर ये फ्लैट भी हो सकता है, ये रिवर्स भी हो सकता है, जो भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें शेप दिया हुआ है इसलिए हम ले सकते हैं ऐसे। तो ये आपका ये भी T × 2 पाई आर हो गया, है ना। तो वैसे तो T × 2 पाई आर cos थीटा होता है, लेकिन थीटा 0 ले लेंगे तो ऊपर की तरफ जो टोटल फोर्स लग रहा है वो ट्वाइस ऑफ T × 2 पाई आर, और ये इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, है ना। कि ये इसके उसको बैलेंस कर रहा होगा बेसिकली आपके वेट को। वेट आपकी आई जाएगी, डेंसिटी रो है, इनटू आपका हो जाएगा πr²L। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो आपको एल तो निकालना है कितना होगा, तो एक आर आपका कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके एल की वैल्यू आपकी 40 आपका रो ना, एक जी भी आ जाएगा यहाँ पे वेट में, है ना, रो जी आर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो मैंने फोर्स यूज किया, ये जो अप्रोच यूज की मैंने फोर्स यूज की। मैं चाहता तो प्रेशर भी यूज कर लेता, है ना। तो प्रेशर यूज करने के लिए मैं बोलता कि अगर यहाँ का प्रेशर P0 है तो मैं प्रेशर इक्वेशन लिखता, तो जैसे हम इसके अंदर जाते तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता, तो माइनस ये आपका 2T/R। जब नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्लस ρgL। और जैसे ही आपका कॉन्केव से कॉन्वेक्स जाएंगे तो फिर से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो -2T/अगेन। हाँ, तो भाई P0 गए, कॉन्केव से कॉन्वेक्स गए तो प्रेशर डिक्रीज हो गया,
नीचे गए तो इंक्रीज हो गया, फिर से कॉनकेव से कॉन्वेक्स जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और बाहर तो प्रेशर एटमॉस्फेयर की होगा, तो अगेन पी नॉट की इक्वल ही आ गया, तो पी नॉट कैंसिल हो गया, इससे भी वही आ जाएगी, एल की वैल्यू 40/ρg आ रहा है। तो दोनों अप्रोच यूज कर सकते हैं, एक ही चीज है भाई, ये जो ρg एल है, ρg एच वाला फॉर्मूला है, इक्विलिब्रियम से ही तो आता है ना, कि डेप्थ के साथ जो प्रेशर इंक्रीज होता है वो इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर कॉलम लेके ही तो करते हैं, चाहे आप इसको यूज करो चाहे इसको यूज करो, एक ही चीज होती है ना, तो इससे आपका ये ऑप्शन इज करेक्ट। अब एक क्वेश्चन और है थोड़ा सा, वो उस नेचर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो वो मैं इसको लेता हूँ फिर इसके बाद, हैप्पी विद द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सर एक डाउट है सर, एक ना डीसीपी में एक क्वेश्चन था, उसमें ना ऐसा था कि एक मतलब ऐसे एक कैपिलरी के अंदर पानी है और ना अलग अलग शेप दे रखी थी उस पानी की, और पूछा था कि कौन सा इसमें से पॉसिबल नहीं है, और ना मतलब एक था जिसमें दोनों ऊपर की तरफ कर्व था, एक था जिसमें ऑपोजिट तरफ कर्व था, और फिर उसका ही फर्स्ट वाले केस का ऑपोजिट, और तीसरे चौथे वाले में प्लेन था, फ्लैट था, तो मैं पूछा समझ था गया ना, कौन सा मतलब ऐसा पॉसिबल। ऐसा वाला, इसी इसी तरह का था, मतलब ऐसे ही ना, हाँ, एक ये दिया था दोनों तरफ ऐसा है, और इसका दोनों तरफ ऐसा है, ऑपोजिट केस, उसके बाद ऑपोजिट केस इसका। अपोजिट केस, हाँ ये पॉसिबल नहीं बेटा, क्यों? ये पॉसिबल नहीं है, तो इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होगा, आप देखो टी वाला फोर्स भी नीचे ही लग रहा है, हाँ भी नीचे ही लग रहा है, और वेट भी नीचे लग रहा है, सर, अगर पर नीचे प्रेशर ज्यादा और ऊपर कम है तो बोल सकते हैं ना कि जब ये जब वाला आपने पॉसिबल। वेट ले लिया ना, तो प्रेशर लेके क्यों लोगे आप इसमें, आप समझो कि मतलब या तो आप फोर्स अप्रोच यूज करोगे या प्रेशर लोगे। सर फिर एक था जिसमें ना दो, एक ऊपर की तरफ कर्व था और एक नीचे की तरफ कर्व था, फिर वो भी पॉसिबल नहीं होना नहीं चाहिए। वो पॉसिबल हो सकता है, एक ऊपर की तरफ कर्व था एक नीचे की कर्व था, ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे कोई जरूरी नहीं है ना। नहीं सर, इसका ऑपोजिट, मतलब ऐसे एक ऊपर की तरफ ऐसे, मतलब कॉनकेव डाउन। अच्छा, मतलब जैसे मैं, एक पहला तो ये हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, और हाँ जैसा था, अच्छा कौन के मतलब इसका उल्टा ऐसा, ये चीज हाँ, ऐसा है और नीचे ऐसा है। ऐसा हाँ है। ये हो सकता है पॉसिबल, सर, पर ये वाला कैसे होएगा? ज्यादा ये फोर्स जैसे आप ले लोगे ना, तो ये आपका फोर्स तो नीचे लग जाएगा, इसका कंपोनेंट हाँ नीचे लग जाएगा, है ना, और इसकी अगर रेडियस डिफरेंट हुई, है ना, तो हो सकता हाँ है upward हाँ, या फिर डाउनवर्ड को कह बैलेंस कर सकते हैं सकता है ना, रेडियस डिफरेंट होना चाहिए रेडियस सर। डिफरेंट होगी तो मतलब फिर कांटेक्ट एंगल हाँ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका, हाँ, ठीक है सर। रेडियस डिफरेंट वो होगा तो मतलब मेरा आएगा। आ ही नहीं रहा था कुछ भी, मेरे को लगा नहीं सारे नहीं सही नहीं, मतलब वो तो इक्विलिब्रियम से आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे पॉसिबल है। ठीक है। है ना, इसमें फ्लैट भी पॉसिबल, कि मतलब एक सरफेस आपका इस तरह से हो जाए और नीचे फ्लैट हो जाए, ये तो पॉसिबल है ही, हाँ, वेट जो होगा ये वेट को बैलेंस कर लेगा, डी बाई। है ना, यहाँ कोई दोनों प्रेशर फ्लैट डिफरेंस, थे, एक दोनों फ्लैट थे ऊपर दोनों नीचे। फ्लैट जो है वो पॉसिबल नहीं है, अच्छा, वो वाला भी पॉसिबल नहीं है। वो भी पॉसिबल नहीं होगा ना, उसमें फिर क्या चीज वेट को बैलेंस करेगी, है ना, नॉन विस्कस हाँ लिक्विड है तो कोई कोई चीज फोर्स को बैलेंस कर ही नहीं पाएगी ना, वो आपका हाँ, ये आपका ये वाला। सिर्फ यही चीज आपकी आ जाएगी, वो देख लेना आप इसमें जैसे, उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो उसी का कंसेप्ट है ये आपका आ जाएगा बिल्कुल सही। चलो, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन हमेशा मैं करवाता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान दो आप। विदाउट लीकेज।
हाँ, उदय और आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड, सही आंसर निकाला इसका आपने। भूमिशा और आंसर इज करेक्ट, गुड। आपने सही, आपका आंसर। सही है, सही बता रहे हो, 3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, है ना, ठीक है ना, बिल्कुल सही आपने किया है। देखो क्या होगा कि इस होल की लोकेशन पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग जाएगा, जो कि ρg h की वजह से तो लगेगा। अगर इसमें h हाइट है तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो ρg h हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग जाएगा वो ρg h इंटू इसका एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर हो गया, आर इसकी रेडियस है ना, तो ρg h इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। अब लेकिन इससे नहीं निकल रहा है लिक्विड, मतलब ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स से तो बैलेंस कर रहा होगा इसको, जो इस तरह से बाहर से, है ना, तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स जो पेरीफेरी पे लग रहा है उसको बैलेंस कर रहा है ये। वो फोर्स हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। एटमॉस्फेयर प्रेशर तो ऊपर से जितना लगेगा उतना नीचे से भी लगेगा, तो इसलिए उसको मैंने लिया ही नहीं। भाई पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर ऊपर से लगेगा तो नीचे भी तो एटमॉस्फेयर के ओपन है, तो ρg h इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू टी इंटू 2 पाई आर आ जाएगा, दैट्स ऑल, है ना। तो इससे सॉल्व करेंगे तो h की आपकी जो h होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से पाई आपका कैंसिल हो गया, है ना, और आपका एक r की पावर भी कैंसिल हो गई, तो यहाँ से h की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2t बाई, है ना, ρg r, है ना। तो इससे आपका आंसर आ गया h की वैल्यू, इसमें वैल्यूज पुट कर दो तो h की वैल्यू जो आएगी वो 3 सेंटीमीटर आती है। विदाउट लीकेज हम इसको 3 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं, है ना। तो ये जस्ट आपने थोड़ा सा किया है, राइट। तो आप थोड़ा सा जो भी आप करते हो, है ना, इफ यू अटेम्प्ट द मॉड्यूल तो मॉड्यूल सॉल्व कर लो, मॉड्यूल ऑफ पीओएम, है ना, प्लस आपका जो मैंने एरोडो के क्वेश्चंस दिए वो सॉल्व कर लेना आप, है ना, एरोडो क्वेश्चंस कर लेना आप इसमें, है ना। तो मॉड्यूल एरोडो कोई अगर एससी करता है तो एससी कर लो, कोई डीसीपी करता है तो डीसीपी कर लो, है ना, जो भी चीज है उससे सॉल्व करके, है ना, एक हम डाउट क्लास लेंगे, है ना। तो ये करना
फायदा होगा आपको, आप उसमें एक डाउट क्लास कर लेना इसकी, हाँ, डाउट क्लास, उसी में हम अब इसके भी ऊपर के क्वेश्चंस करेंगे, हायर लेवल प्रैक्टिस, है ना, क्योंकि वो हायर लेवल प्रैक्टिस क्लास करने का तभी फायदा होगा जब आप ये सब चीजें आपके कमांड में होंगी, है ना। तो उसके बाद एक हायर लेवल प्रैक्टिस क्लास कर लेंगे उसी डाउट क्लास में, तो डाउट हो गया आप डाउट पूछ लेना, प्लस एक हायर लेवल प्रैक्टिस कर लेंगे, तो दैट चैप्टर विल बी द वाइंड अप। तो ये एक जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है ये आपका वाइंड अप होता है ना। तो चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू सर। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8800, वैसे ग्रुप में भी दिया हुआ है 898127, है ना। कोई भी रिकॉर्डिंग या जो क्लास में क्वेश्चंस हुए हैं वो आपको चाहिए तो इस पे मैसेज कर देना, है ना। रिकॉर्डिंग की लिंक चाहिए, क्लास की चाहिए तो इसमें मैसेज कर देना, है ना, क्योंकि अभी तो कोई ग्रुप नहीं है ना, तो इसलिए मैं नॉर्मली इसमें करूंगा, तो इसको कर लेना आपके पास भाई। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय। भाई साहब बाय बाय।